राज्य सरकार जो के हलफनामे से कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। में ऐसे जघन्य अपराध में 3 दिन की रिमांड पे ही सारे आपको एविडेंस मिल गए। कोर्ट ने ये सवाल किया कि कितने ऐसे आरोपी हैं जो फिलहाल अभी न्यायिक हिरासत में हैं और 120 का मुलजिम खुला नहीं घूम सकता। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। चाहे जहां कहीं भी सरकार हो, चाहे वहां की हकीकत कुछ भी हो, लेकिन जब सरकार को ये बताना होता है कि कानून का राज किस तरह चल रहा है, तो सरकारें यही कहती हैं कि कानून अपना काम करता है, कानून को खुली छूट है और कानून किसी भी अपराधी को या मुजरिम को नहीं बख्शेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में भी ऐसी ही बातें कही जाती हैं, इसी तरह के दावे किए जाते हैं। आज भी इस तरह का दावा किया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर के मामले पर समाअत कर रहा था। 3 जजों की बेंच थी, जिसमें खुद एनवी रमन्ना भी शामिल थे, चीफ जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में यूपी हुकूमत के वकील ने इतना वक्त क्यों लगाया। यहां तक कोर्ट ने कहा कि रात 1 बजे तक हमने उसका इंतजार किया, लेकिन वो इतनी ताखीर से, यानी आज के दिन क्यों दाखिल की गई रिपोर्ट और रिपोर्ट किस शक्ल में दाखिल की गई, ये भी आपको हम आगे बताएंगे। कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर मामले को लेकर, जिसमें किसानों के ऊपर जो जीप चढ़ा दी गई थी, अब इसका दोषी या इसका खाती कसूरवार कौन है, सही मानों में यही काम तय करना है पुलिस को, अदालतों को, और अदालत को अपना फैसला सुनाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को उसकी रफ्तार को लेकर, यानी इस मामले की जो डीलिंग है, जिस तरह से यूपी की पुलिस या यूपी सरकार इसको डील कर रही है, और जो रफ्तार है, जो पेशरफ्त है, जो पेस है इन्वेस्टिगेशन का या तमाम मामलों का, उस पर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो बहुत संजीदा हैं। तो अगले आधे घंटे इसी खास मौजू पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, आप बने रहे हमारे साथ। राज्य सरकार जो के हलफनामे से कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। में ऐसे जघन्य अपराध में 3 दिन की रिमांड पे ही सारे आपको एविडेंस मिल गए। कोर्ट ने ये सवाल किया कि कितने ऐसे आरोपी हैं जो फिलहाल अभी न्यायिक हिरासत में हैं और 120 का मुलजिम खुला नहीं घूम सकता। तो लखीमपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले पर सवाल किए हैं। क्यों किया है सवाल सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी क्यों दिखाई है, क्यों आज के इस मामले को शुक्रवार तक के लिए आगे बढ़ाने की, मुलतवी करने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और किस मकाम पर सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को लेकर पहुंचा है, और अगली समाअत में क्या कुछ होना है। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है, उसमें यूपी हुकूमत को किस तरह की फटकार लगाई गई है, या यूपी हुकूमत पर किस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस खास मौजू पर होंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवराज सिंह, जो किसान लीडर है, बीकेयू लोक शक्ति से जुड़े हैं। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले सुशील आपके पास आऊंगा और ये जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है, कितने गवाहों के बयानात दर्ज किए गए, कितने नहीं, उस पर क्या कहा, गवाहों को सुरक्षा मिले नहीं मिले, उस पर क्या कहा, और ये ताखीर या पेस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में आज जब अहम सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा कि हम कल रात से ही इंतजार कर रहे थे कि स्टेटस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल की जाए, लेकिन कल तक दाखिल नहीं किया गया और इतने शॉर्ट नोटिस में फिलहाल एफिडेविट दाखिल किया गया है।
हालांकि हरीश साल्वे जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनका पक्ष रख रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के लिए कोर्ट समय ले सकता है और मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल भी सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं टालेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो स्टेटस रिपोर्ट में बातें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं उस पर उसने बातचीत की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये सवाल किया कि इस पूरे मामले में कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में यह बताया गया कि इस पूरे मामले को लेकर 2 एफआईआर दर्ज किया गया है। विशाल, एक एफआईआर वो है जिसमें गाड़ियों से लोगों को कुचला गया है, दूसरा जो एफआईआर है वो लिंचिंग का है। लेकिन टोटल जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो 10 लोग अरेस्ट हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि कितने ऐसे आरोपी हैं जो फिलहाल अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं और कितने ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस हिरासत में हैं। कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि टोटल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोग जो हैं वो अभी पुलिस कस्टडी में हैं, 6 जो आरोपी हैं वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि इस मामले में जो तमाम आरोपी हैं जो अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन तमाम आरोपियों को लेकर दोबारा कस्टडी की मांग की या नहीं की। कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया गया कि कुछ जो इस मामले में आरोपी हैं उनके रिमांड की बात कही गई थी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट चूंकि इस मामले में कोर्ट बंद था जिसकी वजह से कस्टडी नहीं ली गई। इस पर कोर्ट थोड़ा सा नाराज हुआ और ये कहा कि आखिर इतने बड़े मामले में कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को और आरोपियों की कस्टडी की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी। 6 आरोपी जो न्यायिक हिरासत में हैं, क्या 3 दिन की उन पुलिस रिमांड में उत्तर प्रदेश पुलिस को तमाम जो साक्ष्य हैं जो उनको जानने की आवश्यकता थी उन तमाम आरोपियों से वो क्या पूरी हो गई। हालांकि हरीश साल्वे ने जब सुप्रीम कोर्ट की इस तर्क टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट के मूड को देखा तो उन्होंने ये जानकारी दी कि इस पूरे मामले को लेकर वो दोबारा एक विस्तृत हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि लखीमपुर हिंसा के मामले में टोटल 40 से भी ज्यादा जो वीडियो क्लिप्स हैं उनका फिलहाल एग्जामिन किया जा रहा है और जो गवाह हैं और जो इस मामले में पीड़ित हैं उनका बयान दर्ज करवाना है 164 के तहत। कोर्ट में उन्होंने बताया चूंकि सुशील मैं थोड़ा आपको रोकते हुए एक सवाल करूंगा कि 3 जजों में से एक ने ये बात कही कि ऐसा लगता है हमें कि इस मामले में आप अपने पैर घसीट रहे हैं, पैर खींच रहे हैं। ये रिमार्क्स किस बात को लेकर अदालत की तरफ से आया है? जी विशाल, मैं वहीं आ रहा था। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली जो बैठी हुई थी उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट जो देखी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उस स्टेटस रिपोर्ट से असंतुष्ट दिखी और उन्होंने ये कहा कि इस पूरे प्रकरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपना पैर पीछे खींच रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए, इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार को तेजी से काम करना चाहिए और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से यह कहा है कि तमाम जो इस मामले से जुड़े हुए गवाह हैं और पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाए, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जाने वाली जो ये पूरी टिप्पणी थी वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ी नसीहत है, क्योंकि 2 बार स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दाखिल किया गया और दोनों स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट नजर आया। सुशील, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे थोड़ी देर और फिर मैं आपके पास वापस आता हूं, चूंकि कुछ सवाल अभी मेहमानों से डिस्कशन के दौरान सामने आएंगे। और मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो किसान तंजीमें हैं वो लगातार नए नए हरबे इस्तेमाल कर रही हैं हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए। और उनकी मांग फिलहाल ये है, जो नए कानून को लेकर है वो तो है ही, खेती से जुड़े कानून को लेकर फिलहाल उनकी मांग ये है कि जो आशीष अजय मिश्रा जो है उनकी जो है बर्खास्तगी होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने इस मामले पर क्या कहा? चूंकि 2 रोज कबल ही किसानों ने रेल रोको मुहिम चलाई थी और उनका यह कहना था कि जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है हम लगातार अपनी बात, अपना दबाव बनाते रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा क्या था, ये सुनते हैं। आगे की रणनीति प्रोग्राम बनाएंगे, जब तक ट्रेनी गिरफ्तार नहीं होता, उसका इस्तीफा नहीं होता, तो हमें ये अपनी बात हम कहते रहेंगे। क्योंकि 120B का मुलजिम है और 120B का मुलजिम खुला नहीं घूम सकता। वो जांच को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ केस हैं
तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो भारत सरकार से यह है कि इसका इस्तीफा लो, ये उसमें से बच जाए, इसको कैबिनेट बना देना, फिर गृह मंत्री बना देना ना इसको फिर। तो जो कुछ टिकैत कह रहे थे, दरअसल ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है, उसी लखीमपुर के वाकये से जुड़ा हुआ है। और अजय मिश्रा जो मरकजी ममलकती वजीर दाखिला हैं, उन्हीं के बेटे हैं आशीष मिश्रा। तो मैं अब आना चाहूंगा, शिवराज सिंह हमारे साथ हैं, किसान लीडर हैं, बीकेयू लोक शक्ति से हैं। शिवराज सिंह जी, मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ लखीमपुर वाले मामले को लेकर, जिस तरह से समाज सामने आई है और यूपी हुकूमत की पैरवी करते हुए जो वकील हरीश साल्वे, उनसे जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात किए हैं इस मामले में, जांच के मामले में रफ्तार को लेकर, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको एक चीज आज बहुत गहरी बता देना चाहता हूं। अपने जो देश का सिस्टम है, न्यायपालिका से अलग दो समानांतर सरकार चलती है हमारे देश में। एक पढ़ी लिखी सरकार और एक जिसमें पढ़ाई लिखाई की कोई पाबंदी नहीं है, उसे अनपढ़ सरकार मानो। एक स्थायी सरकार और एक अस्थायी सरकार, जिसका ये पता नहीं 2 साल में गिर जाए, 3 साल में गिर जाए, 2 महीने में गिर जाए। एक वो है जो 60-65 साल तक के लिए भर्ती होते हैं, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। तो जो हमारी पढ़ी लिखी सरकार है और जो स्थायी सरकार है, जो कार्यपालिका है, जो प्रशासनिक वर्ग है, उसके ऊपर हमारी अनपढ़ सरकार, जो अस्थायी सरकार है, 2 साल 2 महीना या 5 साल पूरे कर पाए ना कर पाए, उसका होल्ड रहता है। और ये मामला अस्थायी सरकार का है, अनपढ़ सरकार का है। कार्यपालिका जो हमारी होती है, जो प्रशासनिक वाली सरकार होती है, वो उसके नीचे काम करती है। तो हमारा प्रशासनिक वर्ग जब अस्थायी सरकार के नीचे काम करेगा, और ये मामला तो गृह राज्य मंत्री, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जुड़ा हुआ है, तो प्रशासनिक हमारा जो कार्यपालिका है वो दबी हुई है। हमारे देश में जो दबंग लोग होते हैं या कई बार बदमाश होते हैं या बाहुबली होते हैं, वो इसलिए बरी हो जाते हैं कि उनके खिलाफ कभी गवाह और सबूत नहीं मिलते, और उनके खिलाफ न थाने में कोई गवाही देने को तैयार होता है, न एफआईआर करने को तैयार होता है, न कोई सबूत मिल पाता है, और वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में क्राइम रेट दिन बढ़ता है, क्योंकि क्रिमिनल आदमी का भय इतना होता है, कोई अपने परिवार को संकट में नहीं डालता। ये भी बाहुबली है वहां का जो तो क्या शिवराज सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, बाहुबली के खिलाफ गवाह कौन खड़ा होगा, सबूत कहां से आएगा? वो बरी हो जाएंगे और कार्यपालिका हमारी। तो ये बाहुबली आप किसे बता रहे हैं? आज एक केस की बात नहीं कर रहा, कितने ही केस हमारे देश में थाने तक एफआईआर नहीं होती बाहुबली के खिलाफ। इस केस में बाहुबली कौन है? और सत्ता में भी भागीदारी है इनकी। जी ठीक है, मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब के पास आ रहा हूं, फिर सुशील आपके पास आता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, 2 यहां पर पॉइंट सामने हैं। एक पॉइंट तो यह है कि एक खालिसतन एक मामला है अदालत का, अदालत वो भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, वो एक सरकार को, जो इत्तेफाक से यूपी की सरकार है, उस सरकार के वकील को ऐसे ऐसे सवालात करती है और ऐसी बातें कहती है जिससे ये सवाल खड़ा होता है नीयत पर और मंशा पर कि आपने देर से क्यों स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, पहला। दूसरा, एक जज ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस मामले में आप इस मामले को घसीट रहे हैं, इस मामले में आप अपने पैर घसीट रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसे आप कैसे देखते हैं? कि ये एक बड़ा संजीदा केस था। मैं खुद 4 तारीख को, जब 3 तारीख को केस हुआ है, 4 तारीख को इस मीटिंग्स में रहा हूं और पूरा लखनऊ से ही मैंने कोऑर्डिनेट किया है। और उस दिन से लेके आज तक लगभग 143 लोगों को यूपी सरकार ने बातचीत करी है, उनसे बयान लिए हैं, उनसे पूछा है। 143 जो गिरफ्तारी हुई है। सुशील, आप ध्यान से सुनिएगा ताकि शुभेंदु के बाद मैं आपसे पूछ सकूं कि अदालत में बात कितने गवाहों से बयान दर्ज कराने की आई है। जी शुभेंदु, आप बोलते रहें। हाँ, तो 145 लोगों से बात करी, जिसमें से कुछ लोगों के बयान के बेसिस पे उन्होंने उसको नोटिफाई किया है और बाकी लोगों को अभी नोटिफाई नहीं किया है, क्योंकि उनके बयान इस केस में जुड़े हैं, इससे रिलेटेड है कि नहीं है। दूसरी चीज, अभी केवल एक पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे पक्ष के लोगों को कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने
4 लोगों की हत्या डंडे से मार मार के पीट पीट के किया है, उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके लिए भी यूपी सरकार ने आज भी और कल भी एक कहा है कि जिनके पास इसकी सूचना हो, इसके कोई वीडियो हो और उससे जुड़े हुए लोगों को वो सर्च करके उसके फोटोज को भी वो मंगा रही हैं। अब कोर्ट के अंदर एक तरफ तो ये एक्टिविटीज चल रही है जहां पे पूरी चीजें निकाली जा रही हैं और दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो प्रोसीजरल डिलेज हैं या जो सिस्टम है कोर्ट का, यूपी सरकार के वकीलों का, वो हो रहा है। कोर्ट ने जो बोला है, पहला पॉइंट तो ये पूछा कि क्यों डिले है, रात तक क्यों नहीं आई। रात तक 12 बजे तक इंतजार किया जा रहा था। मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट तो 1 मिनट बाद भी बंद हो जाती है, आजकल 5 बजे बंद होनी होती है तो 5:01 पे भी बंद हो जाती है। रात तक क्यों इंतजार किया? चलिए डिले हो गया, परंतु यूपी सरकार की टांग क्यों घसीटी जा रही है वो आज तक हमको, अभी तक सुबह से हमने 3 बार समझने की कोशिश की कि यूपी सरकार क्यों टांग घसीट रही है, या वो ये कहना चाहते हैं कि वो घिसट के क्यों चल रहे हैं और तेज चलना चाहिए। हो सकता है कोई भी मतलब हो। 26 तारीख का समय दिया गया है और हमारे जो वकील हैं, हमारी सरकार के वकील, उन्होंने उस पर बोला है कि हम आपको बताते हैं और सब चीजें डिटेल में देंगे। ठीक है, ये बेसिकली रफ्तार को लेकर ही है। लेकिन मैं सुशील आपसे एक छोटा सा जवाब लेना चाहूंगा, फिर अंशु जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, कितने गवाह इसमें कुल कलमबंद किए गए और कितने गवाहों के बयान दर्ज हुए, और साथ ही साथ ये कि जो ये डिले इन प्रोग्रेस है, इस पर थोड़ा सुशील आप अपनी बात करें प्लीज। जी देखिए, पहला तो मैं जवाब ये देना चाहूँगा, जो अभी शायद बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ये बता रहे थे कि 5 बजे कोर्ट बंद हो जाती है तो रात भर कोर्ट इंतजार क्यों करती रही। क्योंकि जब से कोरोना काल चल गया है तब से तमाम जो चीजें होती हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ गई हैं। तो आजकल यूपी सरकार की तरफ से या कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कोई भी अगर जवाब फाइल करता है तो वो मेल कर सकता है, मेल करता है जी, वो डिजिटल। सुप्रीम, चूंकि जब भी कोई सुनवाई होती है तो जब सुनवाई कोई अगली तारीख दी जाती है तो निश्चित रूप से एक दिन पहले किसी भी स्टेट का या किसी भी पार्टी का जवाब आ जाना चाहिए, जिससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालतें उस जवाब को पढ़ती हैं, जिसके बाद आगे बातचीत करती हैं। चूंकि 1 घंटा पहले या 10 मिनट पहले अगर मामले की सुनवाई में किसी भी स्टेट का जवाब फाइल किया जाता है तो निश्चित रूप से अदालतों का ये गुस्सा लाजिमी है, गवाह वाली बात, गुस्सा जाहिर भी किया। और गवाहों के रूप में बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ऑन रिकॉर्ड आज कोर्ट में कहा गया, वो ये कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में कई गवाह हैं, लेकिन 44 गवाहों का जो बयान है वो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है और 10 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो 44 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं सुशील, या 44 में से 4 के? 44 गवाहों में से अभी तक जो दशहरे की दृष्टि से देखा जाए तो टोटल 6 जो गवाह हैं ऑन रिकॉर्ड, उनका बयान 164 के आधार पर दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और ये अदालत में आज ये बताया गया है। जी, अदालत में ये बात बताई गई है। सीधे मैं रुख करूंगा अंशु अवस्थी साहब, आपको मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अवेयर होंगे आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। मैं सिर्फ एक लाइन में ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के तर्जुमान अंशु अवस्थी इस पूरे प्रोसीडिंग पर क्या कहते हैं। अदालत कह रही है कि ऐसा लगता है कि इस मामले में बहुत डिले टैक्टिक्स यूज किया जा रहा है। जी अंशु। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हर बार जन विरोधी चेहरा भाजपा का दिखा है। आप देखिए, जब जब घटनाएं हुई सरकार हमेशा और बलात्कारियों या इस तरीके के लोगों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया है। हाथरस की घटना हुई तब भी, और ये जो लखीमपुर की घटना है तब भी लगातार केंद्रीय मंत्री ने 2 तारीख को धमकी दी और 3 तारीख को केंद्रीय मंत्री के नाम से पंजीकृत गाड़ी से ही उन कुछ किसानों को कुचला गया। तो मामला बिल्कुल साफ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ऑब्वियसली वो बिल्कुल साफ है, जो नाराजगी जताई है वो भी साफ है। ये दिख रहा है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाना चाहती है। आज भी जो हत्यारा केंद्रीय मंत्री है वो खुलेआम घूम रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो केंद्रीय मंत्री मुझे लगता है कि आप कम से कम आप पढ़े लिखे हैं, हत्यारा का शब्द आपको इस्तेमाल शायद अभी नहीं करना चाहिए, चूंकि कोर्ट ने अभी इसे नहीं माना है। जी अंशु, भाजपा नहीं करती है। ये दिखता है कि भाजपा सरकार आखिरी तक पीड़ितों को पीड़ितों को दबाना चाहती है और हत्यारों को बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी और मैं साथ में गया था श्रीमती प्रियंका गांधी जी के जब अंतिम अरदास थी
कई सारे जो सिख समाज के लोग थे उन्होंने श्रीमती गांधी का धन्यवाद दिया था, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा और उनका जो आईटी सेल है वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में था कि वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे, वो यहाँ से आए थे। शिवराज जी, क्या आपको उम्मीद है कि इस मामले में इंसाफ जल्द मिलेगा या फिर इसे बहुत दूर खींचा जाएगा? शिवराज जी, मैंने आपको कड़वा सत्य बताया, जो आम लोग होता है उत्तर प्रदेश में कम से कम हजारों आदमी हवालात में आपस की तू मैं के अंदर बंद होते हैं। जो आपस में तू मैं हो जाती है, पुलिस उठा करके हवालात में डाल देती है। यहाँ तो बहुत बड़ा केस है, क्योंकि कानून जो है आम आदमी पे बहुत जल्दी काम करता है, और जो रसूख वाले और पावरफुल लोग जो होते हैं उनकी तरह तो कानून थोड़ा बहुत मुश्किल से। शुभेंदु जी, क्या इसे आप मंजूर करेंगे, क्योंकि सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहा है, यूपी सरकार की नीयत पर? देखिए, बिल्कुल नहीं मैं मानूंगा। इसमें अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है बहुत सारी, और इसमें जिस दिन 2-3 तारीख की घटना है, 5 तारीख को उनके अगेंस्ट में एफआईआर हो जाता है और 6 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो रसूख वालों का लड़का है जिसके लिए ये इतनी बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के जो अंशु अवस्थी जी हैं, इनको जब बोलना किसी को भी हत्यारा कहना, जी आपने भी ये भी मना किया, हम भी कहना चाहते हैं जब तक नहीं, हत्यारा कोई ना कोई तो था, लेकिन मैं हत्यारा किसी नाम के साथ अभी नहीं जोड़ सकता। मेरा सिर्फ ये कहना, जब तक वो कोर्ट में ट्रायल के बाद साबित ना हो जाए, कोई ना कोई तो हत्यारा था ही, तभी मौतें हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे पास वक्त की कमी, अंशु जी मैं माजरत चाहूंगा, आप देर से जुड़ पाए, इस वजह से भी हम ज्यादा बात नहीं कर पाए आपसे। सुशील, शिवराज जी, अंशु, शुभेंदु, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।